7 साल से मैं पड़ा हुआ हूँ। 4 साल मेरी बीवी की डेथ हो गई, अटैक हो गया। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में पड़ता रहा। डीसी साहब ने मेरा मोदी कार्ड बनवाया, मेरा एक ऑपरेशन हो गया। जैसे मैं दवाई खाने के काबिल नहीं, ऊपर से मेरी नूंह है जो वो बीमार हो गई है, उसकी किडनियाँ दोनों डैमेज हो गई है। अब ये छोटा बच्चा है, ये हॉस्पिटल में नहीं रह सकता है, इसको हम उधर रख नहीं सकते हैं। मेरा एक फ्रिज से मैंने वो भी लगा दिया बेच के, तो अब उसका मोदी कार्ड भी बना, अब उसको अंदर से सामान मिलना शुरू हो गया। लेकिन मेरा बच्चा किसी के पास से रोटी मांग के खा के अपना गुजारा कर रहा है। वो पेशेंट को छोड़ के कहीं बाहर जाने जाकर, कोई बंदा भी मेरी इस आवाज़ को सुन रहा हो, बेड नंबर 30 और वार्ड नंबर 5 इमरजेंसी में वो उसको एडमिट किया हुआ है, बख्शीनगर में। ऐसे है कि मैं सोच रहा हूँ अगर ये बच्चा छोटा ना हो तो मैं अपने आप को फांसी लगाना चाहता हूँ, और मेरा कोई मतलब जीने का, मैं जीने के क्या करूँगा। नमस्कार, जितने भी हमें दर्शक जे के आप तक के देख रहे हैं, हमारी तरफ से सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। साथियों, एक बहुत ही इमोशनल कहानी हम आपके बीच लेके आए हैं। एक ऐसे व्यक्ति की दास्तान आपके बीच लेके आए हैं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो बता दें, इस समय हम रियासी ज़िला की सीला पंचायत में हैं। आइए आज जिनसे हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उनसे उनका परिचय भी जानते हैं। जी, क्या नाम क्या है जी आपका? राकेश कुमार। जी। कौन सी पंचायत है और वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 2 सीला पंचायत। जी। क्या पूरा मामला क्या है? हमने आपके घर की हालात भी देखी है, आपकी हालात भी हमने देखी है, आप भी चलने के काबिल नहीं हैं। कौन कौन आपके परिवार में है और इतना बड़ा दुखों का पहाड़ आपके ऊपर क्या है? मुझे 7 साल से मैं पड़ा हुआ हूँ। 4 साल मेरी बीवी की डेथ हो गई, अटैक हो गया। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में पड़ता रहा। डीसी साहब ने मेरा मोदी कार्ड बनवाया, मेरा एक ऑपरेशन हो गया। उसके बाद मेरा बीपीएल राशन कार्ड नहीं था, वो भी मेरे को डीसी साहब ने बना के दिया। इन्होंने मेरे को 3 साल चलाया, बोलते साइड बंद है। एक दिन उन्होंने मेरे को खुद ही देख लिया रोड पे, उन्होंने गाड़ी रोक कर उन्होंने 20 मिनट में राशन कार्ड दे दिया मेरे को। मैं उनका कभी नहीं भूल सकता। और मेरा वो इलाज भी हो गया। वो मुझे दवाई के लिए रेड क्रॉस की तरफ से 5-5 हज़ार रुपये मदद भी करते थे। अब इस बार मुझे मदद के लिए 5 महीने से मेरी एप्लीकेशन, कभी बोलते हैं तहसीलदार के पास है, कभी बोलते हैं होगी के पास है, अब 5 महीने से नहीं है। मैं दवाई से परेशान हूँ। ये पाइप अमाड़ी में मुझे बदलने के लिए मुझे 700 रुपया जेब से खर्चना पड़ता है, पैर से कितनी पड़ती है, ये तो नहीं मिलती है। अगर मैं जम्मू में जाऊँ तो मुझे किराया नहीं बनता है, जम्मू में मुझे को फ्री देते हैं। सुपर में मेरे को ये पाइप है फ्री देते हैं। अब मैं ये महीने में 2 बार बदलना पड़ता है, मेरा 250 लगता है। 2400 की मेरी दवाई आती है। लेकिन अब मैं 3 महीने से मैं दवाई खाने के काबिल नहीं, ऊपर से मेरी नूंह है जो वो बीमार हो गई है, उसकी किडनियाँ दोनों डैमेज हो गई है। अब ये छोटा बच्चा है, ये हॉस्पिटल में नहीं रह सकता है, इसको हम उधर रख नहीं सकते हैं। मेरा एक फ्रिज से मैंने वो भी लगा दिया बेच के, तो अब उसका मोदी कार्ड भी बना, अब उसको अंदर से सामान मिलना शुरू हो गया। लेकिन मेरा बच्चा किसी के पास से रोटी मांग के खा के अपना गुजारा कर रहा है। वो पेशेंट को छोड़ के कहीं बाहर जाने जाकर, कोई बंदा भी मेरी इस आवाज़ को सुन रहा हो, बेड नंबर 30 और वार्ड नंबर 5 इमरजेंसी में वो उसको एडमिट किया हुआ है, बख्शीनगर में। वहाँ से दिन को डायलिसिस के लिए ले जाते हैं सुपर में, और वापस उसको शाम को उस एम्बुलेंस में उधरी मतलब उसको उठा के अंदर बाहर ले जाना पड़ता है। अगर कोई भी व्यक्ति मेरी इस बात को अगर सुन रहा है, कोई भी अगर ब्लड दान देना चाहता है तो उसको मतलब ब्लड की बहुत ज़रूरत है। आज भी किसी इंसान ने उसको एक बोतल दान दी। अब वो हमारे पास, मेरा तो निकालते नहीं है, बेटे का भी 2-2 बार नहीं निकाल रहे हैं। कोई अगर मेरी आवाज़ अगर वहाँ जम्मू का कोई मीडिया वाला सुन रहा है तो उसके बेड के पास जाके उसकी भी दास्तान खुद देख सकते हैं, फिर पता चलेगा। ऐसे मेरे कहने से सच नहीं होगा। अब मैं इतना परेशान हूँ, ये छोटा बच्चा है, मैं इसको ना मैं चल सकता हूँ, ना मैं दवाई ला सकता हूँ। आज मैं बाज़ार तक बड़ी मुश्किल से गया, तो इसके लिए टाबियाँ बिस्कुट वगैरह ये मतलब तंग करता है बहुत, ये मैं लेके आया और अपने लिए मैं दर्द की दवाई लेकर आया। लेकिन यहाँ पे जब मैंने सरपंचों को एप्लीकेशन डी, डीसी साहब ने 10 बार इनको मार की हुई है,
10 बार इनको मार की कि मैंने इतने मकान दिए हैं, इसको आपके मकान क्यों नहीं दे रहे हैं। आपका मकान भी ऐसे ही ये टूटा फूटा ये जो पहले उड़ गया बिल्कुल ही चला गया, इसकी मैंने FIR करवाई, उस तरफ भी मेरे को कोई मदद नहीं दी, ये पूरा ही चला गया था नीचे। फिर उन्होंने मेरा सामान सारा सड़ गया, उसमें पुलिस ने यहाँ मौका देखा, इसमें तो उन्होंने बताया कि इसका जो कंबल जो भी था सामान सब सड़ गया। इन्होंने बोला इसको कोई मदद। फिर मुझे रेड क्रॉस की तरफ से 4 कंबल मिले थे और एक टेंट ये भी सरफ सिंह ने दिया है, ये जो इधर बैठते हैं। उसके बाद अब सरफ सिंह ने एक चिट्ठी बना के दी थी कि आपको 5,000 रुपये की दवाई के लिए और मिलेगा। 5 महीने हो गए, वो अभी तक मेरे को नहीं मिला। अभी भी जो रेड क्रॉस में लड़का है उसको मैंने अभी आपसे पहले फ़ोन कर रहा था, उसने बोला चाचू वो अभी हमने सोशल वेलफेयर दफ्तर में भेजी। अब DC दफ्तर का और सोशल वेलफेयर दफ्तर का कितना फ़र्क है। अगर एक फाइल आती है वो 3 महीने क्या उधर ही रहती है। अगर एक DC छोटे अफसर को लिखेगा वो जल्दी नहीं पहुंचाएगा, मगर नहीं वहाँ गरीब बंधु को, मतलब मेरे जैसे बड़े बंदे, क्योंकि मैं रोज़ चल नहीं सकता हूँ, यहाँ तो फ़ोन नहीं उठाएंगे। यहाँ से मैं जाऊँगा 300 रुपये मेरे को ऑटो वाला लेते हैं आने जाने का। यहाँ से मेरे को गाड़ी वाले नहीं बैठाते, क्योंकि बड़े बंदे को देखकर यहाँ गाड़ी वाले रोकते नहीं हैं। ये ऑटो वाले 300 रुपये वो भरना पड़ता है। 1,000 रुपये मेरी पेंशन लग रही है और रोटी खाने से कोई बेचारा 10-10 का, कल परसों भी किसी ने 10 किलो आटा मेरे को भेजा, किसी एक मजदूर बंदे ने, कटरा में मजदूरी करता है, उसको मेरा पता है, बीमार है, उसने 10 किलो की गुत्थी आटे की वो अंदर छोड़ के खुद ही गया। उन्हें बोला एक वो पौनी वो है ना बाबा जी जो वो एक दिन खुद ही आए, ये तो वो मेरे को यहाँ खुद चल के आए। वो जम्मू तवी में उनका बहुत बड़ा लंगर था, जग था, वहाँ मैं काम करता था, मैं ठीक था, मैं ट्रैक्टर चलाता था। तो उसने बोला कोई अपनी मर्जी से ये जगह उसको पता ही नहीं है, लेकिन वो खुद आया, बोला मेरे को पहचाना। मैंने बाबा जी मैंने उधर काम किया। बोलता तेरे को क्या हो गया। मैंने बोला ये हो गया 2700 रुपये मेरे को दे कर गया इधर। तो वो मैंने उसकी लड़की की बीमारी के लिए मैंने बोला इसको दवाई इसकी कुछ करो, कुछ दवाई बाहर से लानी पड़ती है। मोदी कार्ड तो है मगर जो महंगी दवाई है वो बाहर लिख के देते हैं। अब वो दिहाड़ी लगाएगा या वो बोलते हैं डॉक्टर के पेशेंट छोड़ के नहीं जाना है। अब घर का गुजारा कैसे हो रहा है इस समय, क्या हालात है? मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं सोच रहा हूँ अगर ये बच्चा छोटा ना हो तो मैं अपने आप को फांसी लगाना चाहता हूँ। और मेरा कोई मतलब जीने का, मैं जीने के क्या करूँगा, उठ नहीं मैं सकता। पानी में जैसा पी रहा हूँ, ये बाहर पानी देखो, मैं बारिश का पानी पीता हूँ। मुझे नलके के लिए 5 साल हो गए। मैं MLA साहब के पास भी गया, बोलते हाँ आज लग जाएगा, कल लग जाएगा, इतनी पाइपें हैं लिखे। अब यही साहब फ़ोन नहीं उठाते। ये कोई 10 बार पाइपें लिख के ले गए मगर मेरा नलका नहीं लगाया इन्होंने बिल्कुल आज तक। मेरी सुनते नहीं है। अगर मैं बोलूँगा बोलते हैं क्या करोगे जी, अब मोदी नई स्कीम के होद बनेंगे, लाइनें आएंगी फिर लगाएंगे। मगर अगर किसी और अमीर के घर अगर एक दिन पानी नहीं आएगा उसको नलका लगता है। मगर मेरे को लड़का ऑटो किसी का चलाता है, वो गैनी में पानी ला के तो वो छोड़ के जाता है, उससे मैं अपना गुजारा करता हूँ। नहाने के लिए या सर धोने के लिए मैं ये कीड़े वाला पानी इस्तेमाल करता हूँ। क्यों, लड़का किसी का ऑटो वो दिन को इधर पानी थोड़ी डुलाई करेगा। अब वो बेचारा उसको 6-7 हज़ार रुपया मिलता है, उससे अपना गुजारा चलाना, उसको मेरा गुजारा। अब 40,000 रुपया मैंने KCC लोन लिया इनसे, इनके पंजाब नेशनल बैंक से। उन्होंने मेरे को 10,000 रुपया साल का उसमें और सूद चढ़ा दिया। अब मैंने वो वापस करना था, वापस करते करते मेरे को मेरी ये नूह इसकी मम्मी बीमार हो गई, मेरा पैसा सारा उधर लग गया। अब उन्होंने दोबारा चिट्ठी निकाल दी। मैंने बोला अब भाई मैं अगर ज़िंदा रहा तो मकाऊंगा, नहीं तो भाई मेरे पास इस वक्त है कुछ नहीं है। उन्होंने बोला चलो सूद दे दो, हम आगे 1 साल के लिए आपको बढ़ा देंगे। अब मुझे 10,000 के लिए मजबूर हूँ कि अगर मैं 10,000 जमा करवाऊँगा तो मेरे को 40 का उन्होंने 50 का लाख बना देंगे मेरे को। अब मेरा कोई ऐसा सोच है। अब तहसीलदार ने मेरी इनकम 10,000 रुपया पर मंथ लिखी है। क्या मैं 10,000 रुपया महीना कमा सकता हूँ? किसी मीडिया वाले ने भी ये मेरी अपलोड बात नहीं की कि इस तहसीलदार ने मेरी हालात खुद पेश होकर। आपका BPL है या APL है? मैं BPL में हूँ। 10,000 इनकम लिखी है। 10,000 रुपया पर मंथ ये मेरे पास वो है इनकम सर्टिफिकेट में लेने के लिए गया, उसने 10,000 रुपया पर मंथ मेरी हालात देख कर लिख दी। क्या दुनिया में बोलते हैं कि आपराधी खत्म है। मैं सोचता हूँ कि इससे गरीबों की जो जान खत्म हो जानी चाहिए। मैंने बोला तहसीलदार साहब मेरी हालात देखो, बोलता इससे कम नहीं हम लिख सकते हैं। मेरे साथ में कौन तहसीलदार थे वो जो इस वक्त बड़ा तहसीलदार है मुंशी सिंह, उसने मेरे को इनकम वो सर्टिफिकेट पर 10,000 रुपया लिखा है खुद। मैं किसी दूसरे का नाम क्यों लूँगा? जिसने लिखा उसी का बताऊँगा। क्यों लिखूँगा? मेरे किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है मेरे को। तो अब
अब ये इसकी मम्मी है, वहाँ से एप्लीकेशन डीसी ने मार की कि 5,000 रुपये इसको मदद दो। उसने वहाँ से फाइल भेजी है तहसीलदार साहब, वो उधर जान दे रही है, और रेड क्रॉस वाले लड़के जो उधर ड्यूटी काम करते हैं वो फ़ोन नहीं उठाते। एक लड़के ने फ़ोन उठाया, बोलता है वो हमने तहसीलदार को भेजी है। क्या उनका काम यही है ना कि फाइल ले जानी, साइन करवा के वापस लानी? तीन अब वो उसकी उधर जान निकल रही है, बाद में पैसे उसने क्या करने, क्या पता कल मर जाएगी, परसों मर जाएगी। या डीसी साहब के पास खुद उस लड़की को लाया था हमने, फाइल जो हमने उसको डॉक्टर ने उसको बोला ऐसे फाइल लेके ले जाओ दिन को, तो दिखा के वापस इधर लाओ। तो हमने उसको ऐसे उठा के लाया गाड़ी में, तो यहाँ दिखाया, उसका वो मोदी कार्ड भी बन गया। पहले उसको मोदी कार्ड नहीं बना था, वो भी बन गया। अब उसको डीसी मैडम ने खुद बोला कि इसको 5,000 रुपये की इसके अकाउंट में डाल दो, हैं। मगर आज महीना हो गया उसको तरफते, उधर से लड़का फ़ोन करता है, ये जो रेड क्रॉस में लड़के हैं वो उठाते नहीं हैं। अगर मैं खुद अभी जाता हूँ, एक लड़के ने अभी फ़ोन उठाया, बोलता है वो चाचू हमने तहसीलदार के पास बोला ना भेज दिए। अगर भेज दिए तो फिर गई कहाँ? मेरी फाइल बोल रहे हैं हमने सोशल वेलफेयर दफ्तर भेजी है, मैंने उधर पता किया, बोलता हूँ चाचू हमारे पास है ही नहीं। अब मैं सच किसका मानूँ? अब मैंने मैडम के पास आज जाना था, मगर मैडम मुझे पता गेट के बाहर ही चल गया कि मैडम इधर है नहीं। फिर मैं वापस आ गया। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे जैसे लंगड़े बंदों को यहाँ तो पहले गोली मार दो, जहाँ पे किसी भी लंगड़ा कोई भी है मेरी जगह, मगर उसकी कोई ना कोई सुनाई होनी चाहिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि या तो लंगड़े बंदे को गाड़ी वाले उसको नहीं बिठाते हैं, वो अगर जाएगा दफ्तर के सामने वो तो पता नहीं मांगने आया, वो बोलते हैं चलो 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 बाहर चलो चलो, तो साहब इधर नहीं है। मगर मैं ना मांग सकता हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से मांगा नहीं। मेरी सेहत थी, माँ बाप मेरे मर चुके हैं, भाई मेरे मर चुके हैं, मैं फैमिली से बिल्कुल अकेला आदमी हूँ, और अब मैं अपनी जान 7 साल से तड़प रहा हूँ। अब मैं इसको देख देख कर रो रहा हूँ। अब मैं सोचता हूँ अगर इसकी माँ मर गई तो इसका क्या होगा? मेरा तो जो कुछ होना था वो तो हो गया, लेकिन अब ये तड़प रहा है। अब ये वो भी मेरे को बोलता है मेरे मम्मा के पास जाना है। अब मेरे पास में किराया नहीं है कि मैं इसको बार बार जाके मिला के लाऊं। अभी मैंने अब 5-6 दिन पहले मैं इसको मिला के लाया। कुछ जो नेक लोग हैं वो मेरे से बस वाले किराया नहीं लेते हैं जाती आती समय। जम्मू से कुछ ऐसे पुलिस वाले नेक लोग हैं जो मुझे बख्शीनगर से बिठाते हैं, बोलते हैं किराया हमसे ले ले, उनसे भी नहीं लेते हैं, मतलब बाबा से किराया नहीं लेना, इसको प्रयासी छोड़ देना। मतलब वो नेक लोग भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं अब इतना तंग हो गया हूँ कि अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग हुआ हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं अगर अपनी जान मेरी निकल जाए, क्या मैं सरपंच को फ़ोन करूँगा, हाँ चाचू साइड बंद है? क्या सीला में जितने मकान बन रहे हैं इन लोगों के पहले ही पक्के मकान हैं, लेंट्री, उनके मकानों के काम लगे हुए हैं, उनके मकान। और मेरे को बोलते हैं आए थे 10-15 मकान, ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए आए। अगर जनाब मेरे से ज़्यादा गरीब कौन बंदा है, मेरे से ज़्यादा मजदूर कौन बंदा है जो पानी का एक गिलास वहाँ से पानी एक टैंकर वाला है, जो मैं इधर गैलन लेके कई बार नीचे गर्मी में बैठता हूँ, वो बेचारा पानी मुझे एक टैंकर रोक के मुझे कैनी भर के तो दे देता है, वो कंपनी से आता है। क्या उसने मेरा कोई कर्जा नहीं देना है? मैं जगजीवन साहब के पास भी गया, मैं जनाब मुझे को नलका नहीं दिया उन्होंने बोला वो खड्डा बना के रखा, वो दोबारा गिर गया अपने से पैसे लगा के। तो उन्होंने बोला आपको टैंकी के लिए पैसे देंगे, किसी ने कोई पैसा नहीं। बोलते हैं सरपंच ने बोला खड्डा निकालो मैं टैंकी के पैसे दूंगा, बोला नहीं जी हमारे पास पैसे आ ही रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? अगर सरपंच के खिलाफ बोलूँ तो वो बोलता है नहीं जी आपने कंप्लेंट कर दी। मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, इसकी ये जायज़ देखो कि ये काम अगर सीला में इतना काम हो रहा है, क्या मुझे एक डंका नहीं दिया इन्होंने? क्या सीला में इतने मकान बन रहे हैं, क्या मुझे पहले? मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे लेंटर डाल दो, मैं बोल रहा हूँ मुझे टीन ही डाल दो। मैं अगर 20-25-30 साल ये पहले टाइम निकल गया और मेरे 2 साल निकले, मैं मर जाऊँगा। अब अगर मोदी का मकान जो है वो तो हर बंदे को मिल रहा है, गरीब बंदे को। अगर इनके पास पंचायत वालों के पास एक दूसरा कोटा है, गौ शेड वगैरह में भी मेरे को ये दे सकते थे, मगर इन्होंने नहीं दिया। यहाँ का जो भी है ग्राम सेवक वगैरह जो भी है उधर ही मीटिंग करते हैं, किसको देना है किसको नहीं देना। यहाँ तो ये सोचते हैं कि इससे मिलेगा क्या, मैं कमीशन नहीं दे सकता हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। जायज़ तौर पर अगर है इनकी फंड्स में दो, अगर नहीं है इनकी फंड्स में तो फिर मुझे ललचाना नहीं है। अब मैं 2017 से मेरे पास एप्लीकेशन है मार्क की हुई, 2017 से मैंने अप्लाई किया हुआ। 2017 के बाद कितने मकान बन गए तो मेरा नाम बोलता है लिस्ट में चाचू पहला नाम है। लिस्ट में अगर पहला नाम है तो आज मैं अपने परसों किया बोलता बस आगे जब भी क्या लाइन अगर बंद है
तो ये काम कैसे हो रहे हैं? एक लाइन अगर बंद है तो बंद मेरे गरीब के लिए नहीं होगी, फिर सबके लिए होगी। तो बिल्कुल फिर से बता दें, इस समय हम राकेश कुमार जी की कहानी आपको सुना रहे हैं। ये कोई दूर दराज इलाके में रहने वाले नहीं, हमारे पास भी शब्द नहीं, इनकी बातें हमने पूरे गौर के साथ सुनी है और हम चाहेंगे कि आप भी सुने। जो भी सामर्थ्यवान लोग हैं, जैसे इन्होंने बताया, गवर्नमेंट के ऑफिसर के दफ्तर झांक झांक के भी ये थक चुके, लेकिन हमारी उन सामर्थ्यवान लोगों से अपील रहेगी कि जब भी हम सूला से आगे और बारादरी के बीच में ये इनका जो घर है वो पड़ता है, पुली के बिल्कुल बगल में, आप यहाँ पे आके रियलिटी चेक कर सकते हैं क्या सूरत हाल है। ये बिस्तर पे पड़े हुए हैं, ये छोटा सा बच्चा है, इसकी मम्मा की क्या हालत है, वो बख्शीनगर में इस समय एडमिट है, उनकी दोनों किडनी जो हैं वो डैमेज हो चुकी हैं और इन पे गमों का पहाड़ है। इनके घर की हालत भी हमने आपको दिखाई है। हमारे पास भी शब्द नहीं है, लेकिन जितने भी सामर्थ्यवान लोग हमें सुन रहे हैं, हम कोशिश करेंगे, इनका अकाउंट नंबर भी डिस्प्ले करेंगे। लेकिन फिर से आप सबसे अपील है कि आप यहाँ पे खुद आएँ, रियलिटी चेक करें। और रियासी एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारी ये अपील रहेगी कि ये जगह जो है वो रियासी से कोई दूर दराज इलाका नहीं है, महज 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पर ये रहते हैं। डिप्टी कमिश्नर भी जहाँ पे आए, पूरे टीम को लेके आए कि आखिर इनको मकान क्यों नहीं मिला, कैसे इनका इलाज होगा। और अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरी सबसे ये अपील रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनको कुछ ना कुछ बेनिफिट जो है वो सामर्थ्यवान लोगों से ही मिल सके।